वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाकिर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बेटे क्या पढ़ा? 11th क्लास यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा बेटा बोहर एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, उसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ या ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी एंड रेडबर्ग्स फार्मूला। साइंटिस्ट का नाम है रेडबर्ग। अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन में बोहर एटॉमिक थ्योरी बेटा, तो बोहर एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो न तो वो एनर्जी को लॉस करता है और न ही एनर्जी को गेन करता है। उसकी एनर्जी है वो उस ऑर्बिट में जब तक वो घूमेगा सेम रहती है। यदि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से 2 डायमेंशनल मोशन दिखाता है, उसका जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का वो 2D पाथ होता है। 2D पाथ वेल डिफाइंड पाथ होता है जिसको हम अच्छी तरह से देख सकें। जैसे कोई भगत सिंह मार्ग है, कोई झांसी की रानी मार्ग है बेटा, ये फिक्स्ड पाथ है बेटा जिसमें हम चलते हैं। तो ऐसे ही बोल ने कहा था बेटा कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का पाथ 3 डायमेंशनल होता है। तो इसकी लिमिटेशन है बेटा नंबर 1, इट डज नॉट एक्सप्लेन रियल पाथ और एक्चुअल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज 3 डायमेंशनल। ये जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का वो 3 डायमेंशनल होता है और बोर ने कहा बेटा कि ये 2 डायमेंशनल है। नेक्स्ट बेटा, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कैसे एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, इस स्टेबिलिटी को बोर एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई बेटा। इट डज नॉट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर रखता है। ये पॉइंट, ये बात बोहर एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाती। इट डज नॉट एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम और ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ एटम। ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, ये बात बोर को नहीं मालूम थी। It does not explain stability of multi-electron atom. मल्टी-इलेक्ट्रॉन एटम वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ये हाइड्रोजन एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी स्पीशीज की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन। इन एटम की स्टेबिलिटी को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। इट डज नॉट एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर रखता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। डी ब्रोगली कंसेप्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इट डज नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है बेटा? The process of splitting of spectral line under the influence of magnetic field, वो जीमन इफेक्ट है। और स्टार इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट। किस तरह से यानी सेल के अंदर फाइन स्ट्रक्चर होती है, सब सेल होती है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ये बोर एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन करता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन करता है,
लेकिन जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एटम या आयन, ऐसी स्पीशीज की स्पेक्ट्रा को बोर एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती बेटा। स्पेक्ट्रा वास्तव में क्या होता है बेटा? द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन, वो स्पेक्ट्रा कहलाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एनर्जी है वो रिलीज भी हो सकती है। जब हम व्हाइट लाइट या सनलाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो कंटिन्यूस जो 7 कलर हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एक दूसरे में मर्ज होते हैं बेटा, वो कंटिन्यूस होते हैं, उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जब उसी व्हाइट लाइट या सनलाइट को हम पहले डिस्चार्ज ट्यूब में पास करते हैं, फिर निकोल प्रिज्म में पास करते हैं, तो हमें अलग अलग लाइन दिखाई देती है। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं, क्योंकि वो जो नेचर है हम लाइन की किस पे डिपेंड करेगी बेटे? नेचर ऑफ एटम पे डिपेंड करती है जो लाइन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेटा स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो ध्यान से देखना बेटा, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन बेटा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट बेटा, से आउटर हो सिक्स्थ हो बेटा, से फिफ्थ हो, फोर्थ हो, थर्ड हो, चाहे सेकंड हो, इसको बोलते हैं बेटे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज साइंटिस्ट का नाम है बेटा। इस लाइमन सीरीज के लिए जो n1 है लोअर ऑर्बिट है वो तो 1 होता है बेटा, और n2 है वो 2, 3, 4 और कुछ भी हो सकता है बेटा। और जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है बेटा आउटर से, 6 से करे, 5 से, 4 से, 3 से बेटा, बामर सीरीज बेटा, या n1 लोअर ऑर्बिट तो 2 होता है बेटा, और जो आउटर ऑर्बिट होता है वो होता है 3, 4, 5 सो ऑन बेटा। और जब इलेक्ट्रॉन आउटर से थर्ड ऑर्बिट में जाता है उसके लिए होती है पासन सीरीज। n1 क्या होगा 3 और n2 क्या होगा 4, 5, 6 सो ऑन बेटा। और जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से जाता है फोर्थ में बेटा, उसको बोलते हैं लाइमन बामर पासन ब्रैकेट बेटा, ब्रैकेट सीरीज, BRACKET। ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 4 हो जाएगा, n2 5, 6, 7 सो ऑन बेटा। और फिर पीफन सीरीज बेटा, n1 तो कितना होगा 4 बेटा, पीफन के लिए 5 होगा बेटा। ब्रैकेट के लिए 4 होता है ना, तो उसके लिए 5 होगा, n1 होगा कि 6, 7, 8 n2। और एक हेम्फेरी सीरीज होती है जो 6 ऑर्बिट में आते हैं, तो n1 तो 6 होगा, n2 लास्ट वाली 3 सीरीज है बेटा, ये तो होती हैं इंफ्रारेड रीजन में। बामर सीरीज किसमें होती है? विजिबल रीजन में। और लाइमन सीरीज होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज, विजिबल रीजन में बामर सीरीज, इंफ्रारेड रीजन में पासन ब्रैकेट, पीफन और हेम्फेरी। तो इसके लिए बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन जब आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है बेटा, एनर्जी भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, वेव नंबर भी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। तो उसके लिए रेडबर्ग ने एक फार्मूला दिया, साइंटिस्ट का नाम है रेडबर्ग, फार्मूला बोलते हैं, दिस इज रेडबर्ग फार्मूला। न्यू बार इज इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट 1 by n1 स्क्वायर बेटा माइनस 1 by n2 स्क्वायर बेटा। तो ये बेटा एक छोटा सा फार्मूला है।
इसको रेडबर्ग फार्मूला बोलते हैं, इसको रेडबर्ग फार्मूला। ये तो अपनी बुक में नाम है, एक नाम और भी है, रिट्ज, RITZ, कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। गाड़ी का नाम भी होता है रिट्ज, यहाँ रिट्ज जो है वो साइंटिस्ट है, रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। वेव न्यू बार क्या है, वेव नंबर 1/λ होता है। RH क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। RH की वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। N1 क्या है, लोअर ऑर्बिट। लाइमन सीरीज के लिए N1 1 होता है, बर्नर के लिए N1 2 होता है, पास्टन सीरीज के लिए N1 3 होता है, ब्रैकेट के लिए N1 4 होता है, पीफन सीरीज के लिए N1 5 होता है, हेम्फेरी सीरीज के लिए N1 6 होता है, लोअर ऑर्बिट। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इन लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन जम्स फ्रॉम आउट, जैसे N1 थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है, फोर्थ से फर्स्ट में आता है, तो थर्ड से फर्स्ट में आता है तो यहाँ थर्ड 3 लिख देंगे, N की जगह N2 की जगह बेटा। फोर्थ से फर्स्ट में आता है तो N की जगह N2 की जगह 4 लिख देंगे, N1 तो बनी आएगा। तो हमसे वेवलेंथ भी पूछ सकते हैं, वेव नंबर भी पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यू बार आ गया, लैम्डा होता है बेटा 1/न्यू बार। एनर्जी भी बेटा E = hc लैम्डा और E = hc न्यू बार। तो एनर्जी बता देंगे, फ्रीक्वेंसी बता देंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू = c/λ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कोई आपकी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।